हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं हमारे इस रीजन में, कश्मीर से, इंडियन साइड के कश्मीर से, पाकिस्तान साइड के कश्मीर से, पाकिस्तान इंडिया की बहुत सारी खबरें हमें देखने को मिल रही है। लेकिन कश्मीर के अंदर लास्ट कुछ टाइम से जो इंडियन साइड का कश्मीर है वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले बढ़े हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? कठवा का हमला भी बहुत एक इम्पोर्टेंट वो है, अटैक है। लेकिन इससे पहले भी हो रहे हैं, इसकी क्या वजूहात है? इस पे आज हम बात करेंगे इस शो में। और इसके साथ-साथ रशिया जो मिलिट्री पावर है दुनिया का, अभी भी यूक्रेन के साथ उनकी जंग चल रही है और तकरीबन 3 साल हो चुके हैं उसको। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यूक्रेन वॉर के बाद पहली दफ़ा लैंड कर चुके हैं मॉस्को में। क्या खबरें इस हवाले से और क्या बात करेंगे? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन रशिया के बीच में शायद कोई जंग रुक जाए या कुछ और हो जाए। लेकिन बहुत सारी डील्स भी हैं, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जो इंडिया और रशिया पहले भी करता रहा और अब उसको शायद मज़ीद बढ़ाएँगे। हो क्या रहा है, इस दोनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं डिफेंस एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया, जनरल अश्विनी सिवाज साहब। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फकर। जनरल साहब, थोड़ा-सा कश्मीर से शुरू करते हैं। इंडियन साइड के कश्मीर में हालात काफ़ी ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टाइम तक कुछ नहीं हो रहा था। मतलब छोटी-मोटी चीज़ें हुई लेकिन बड़ा कोई अटैक नहीं हुआ। इससे पहले हमने देखा पिलग्रिम्स के ऊपर उनकी बस को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी थोड़े से हमले बढ़ चुके हैं। लेकिन कठुआ के अंदर जो कुछ हुआ, सर क्या देख रहे हैं? क्योंकि आप खुद रह चुके हैं, इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके हैं। तो क्या आपको ऐसी चीज़ें नज़र आ रही जिसकी वजह से ये फ्लक्चुएशन हो रही है सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से? हाँ देखो फकर, इसमें कोई शक नहीं। आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट होने के बाद जो कश्मीर घाटी है उसमें अमन और शांति आई। वहां पर डेवलपमेंट का माहौल आया है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट और पंचायत इलेक्शन हुए। अभी लोकसभा इलेक्शन हुए, वहां पर 65% से ज्यादा वोटिंग थी। उसके बाद आप देखें रिकॉर्ड टाइम टूरिज्म हुआ लास्ट 3 साल में। इसके साथ साथ आप देखें IIM, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज काफी बड़े हैं। और ये भी सच्चाई, जो पत्थरबाजी की घटनाएं कभी होती थी वो बिल्कुल नहीं होती। स्कूल जो है 24/7 खुले होते हैं। हाँ, रेडिकलाइजेशन जो साउथ कश्मीर में हो रहा था उसमें भी बहुत कमी आई। और सच्चाई यह है कि अगर आप कश्मीर घाटी को देखें तो 50 से 60 आतंकवादी रह गए हैं। और लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की जो लीडरशिप है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई। मगर अब ये सच्चाई है कि हाइब्रिड वारफेयर की तरफ जा रहे हैं, जहां पर किसी अनसस्पेक्टिंग जो OGW है उसको एक पिस्टल दे देते हैं और फिर वो टारगेट को हिट करता है, सॉफ्ट को। ये तो है आपका जो मैं बता रहा हूं, नॉर्थ ऑफ पीर पंजाब। मगर पाकिस्तान ने ये देखा कि अब तो अगर अमन शांति कश्मीर घाटी में आ गई तो फिर उसकी तो गेम खत्म है। तो उनको लग रहा है कि जिस प्रकार से POJ के और गिलगित पाकिस्तान के अंदर लोग सड़कों पे हैं, चाहे मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल, आपका जो पाकिस्तान वाला पुंछ, वहां आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कहते चक्का जाम और जैसा एक प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं। तो पाकिस्तान डाइवर्ट करना चाहता है अटेंशन उनकी। और दूसरा कि जो इलेक्शन होने वाले हैं अभी सितंबर में, असेंबली इलेक्शन, उससे पहले कुछ न कुछ कार्रवाई करके ये दिखाना चाहता है पूरे वर्ल्ड को कि अभी भी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए उसने जो है आतंकवादियों को साउथ ऑफ पीर पंजाब, जो रजौरी पुंछ का इलाका है, जो जंगली है, पहाड़ी है, जिसके अंदर गुफाएं हैं, और वहां अमन शांति थी 15-20 साल से, कोई वहां आतंकवादी घटनाएं नहीं थी। मगर अभी उसने वहां पर इन्फिल्ट्रेशन कराई है, इसमें कोई शक नहीं। 15 करीब 40 से 50 के करीब आतंकवादी, क्योंकि ये टेरेन बहुत सूट करती है आतंकवादी को ऑपरेट करने के लिए। यहाँ नेचुरल गुफाएं हैं, ये बहुत बड़ी जंगल है यहाँ पर, और पहाड़ी इलाका है। अब इन्होंने यही नहीं, जो बाकी हिंदू डोमिनेटेड एरिया था, जिस प्रकार से डोडा, किश्तवाड़ और पोनी राशि का इलाका, अब ये जो प्लेन इलाका है कठुआ, हीरानगर, वहां तक चले गए हैं, और जम्मू के इलाके में। और उसका एक ही मकसद है कि किसी तरीके से ये जो सितंबर का इलेक्शन है उसको बाधा डालें और एक प्रकार दिखाएं कि भाई भारत के अंदर भी आतंकवाद है।
हाँ, ये सच्चाई है, कुछ ना कुछ ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल हैं जिस प्रकार से ये ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मदद है, मगर इनके हथियार ज्यादातर ड्रोन से आए हैं। तो अब जो भारत की फौज ने एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी की है, अब जहां पर दो बातें हैं जो किया है, एक तो कि काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड साउथ ऑफ पीर पंजाल जो इतना सख्त नहीं था जितना कश्मीर घाटी में था, उसको बीफ अप कर रहे हैं, स्पेशली जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो जम्मू और कठुआ और हीरानगर का इलाका है। दूसरा जो काउंटर टेररिज्म ग्रिड, क्योंकि ये इलाका शांत था 15-20 साल से, तो यहां पर ट्रुप्स निकाल दिए थे और वो लद्दाख में भेजे थे जब चीन 2020 में आया था अप्रैल में। तो अब काउंटर टेररिज्म ग्रिड हमें फिर और पुख्ता करना पड़ेगा, इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन करने पड़ेंगे, और ये ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल हैं, इनका एक प्रकार से आपको पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि वो आतंकवादियों को श्रेय दें। तो ये सच्चाई है कि साउथ और पीर पंजाल जो स्ट्रेटजी है वो भारत की अब बहुत ज्यादा सख्त होने वाली है, क्योंकि सच्चाई है कि भारत चाहेगा कि जो इलेक्शन है उसके अंदर कोई एक प्रकार से रुकावट ना पड़े। हाँ, ये भी सच है कि अब अमरनाथ यात्रा हो रही है, ये भी आवाज आई थी क्या क्या अमरनाथ यात्रा पे हमला हो सकता है, मगर मेरा पर्सनल असेसमेंट है कि अमरनाथ यात्रा पे हमला नहीं होगा। उसकी दो वजह है, एक तो जो सिक्योरिटी अमरनाथ यात्रा को दी गई है वो बहुत पुख्ता है, और दूसरा उसका रीजन है इकोनॉमिक, क्योंकि उसके अंदर जो कश्मीर घाटी में जो वहां की लोकल पॉपुलेशन है जो कि मुस्लिम है ज्यादा, वो इस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जितने टूरिस्ट आते हैं अमरनाथ में तो उनको एक प्रकार से उनका रोजी पेशा चलता है, अगर वो हिट होगा तो फिर एकदम ड्रॉप होगा आपके जो वहां पर टूरिस्ट जा रहे हैं, या आप अमरनाथ यात्रा पे जो जो जा रहे हैं रिलीजियस गैदरिंग के लिए, तो वो इकोनॉमी को हिट करेगा और लोगों के रोजी पेशे करेगा। तो मुझे लगता नहीं कि आतंकवादी ऐसा करेंगे, क्योंकि वो अनपॉपुलर हो जाएंगे। तो ये लगता है कि उस पर हमला करने के चांसेस दोनों वजह से नहीं है, एक तो सिक्योरिटी पुख्ता और एक उसकी इंटेंशन पे। तो ये सच्चाई है। मैं यही कहूंगा फकर कि कश्मीर घाटी बिल्कुल शांत है, इक्का दुक्का आतंकवादी का ऑपरेशन होने पर साउथ ऑफ पीर पंजाल जो है इट इज डिफरेंट चैप्टर ऑल टुगेदर। अब हमने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है और जो साउथ ऑफ पीर पंजाल में अब बहुत जोरों से ऑपरेशन चलेंगे फकर। अच्छा, जनरल साहब, एक तो बात पाकिस्तान की होती है अक्सर कश्मीर के हवाले से। सर, ये मतलब छोटा सा इलाका है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज भी इंडियन फोर्सेस इस्तेमाल कर रही है, ये सारा कुछ हो रहा है, और पाकिस्तान की अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के बहुत सारे मसले हैं। मैं अगर एज ए जर्नलिस्ट देखता हूँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस वक्त हमारी, स्पेशली हमारे वेस्टर्न साइड पे अफगानिस्तान के साथ जो 1700 किलोमीटर का हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो इस वक्त सर जो ऑलरेडी टीटीपी है, दाइश, आईएसआईके है, और बाकी बहुत सारे थ्रेट है, बीएलए है बलूचिस्तान में, तो इसके लिए सर मतलब पॉसिबिलिटीज कैसे निकलती है? पैसा भी नहीं है आपको, एक दो तरफा जंग ऑलरेडी आप लड़ रहे हैं, तो फिर एक तीसरी जगह पे आप कैसे वो करेंगे? मुझे थोड़ा सा ये आपसे चाहिए, इसके ऊपर आपका टेक चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखो फकर, पाकिस्तान की एक पॉलिसी रही है ब्लीड विद थाउजेंड कट्स, और अभी भी जब उसकी प्रॉब्लम है तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ, मैं उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा अलग, मगर ये सच्चाई है अभी भी लश्कर तोबा और जैसे मोहम्मद के 10,000 के करीब आतंकवादी पीओजे में बैठे, और वो लैस हैं उन M4 असोल्ट राइफल से जो अमेरिकन छोड़ गए थे अफगानिस्तान में। तो उसके लिए उसको कुछ करना नहीं, क्योंकि आतंकवाद के तो बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तान फर्क करता है गुड और बैड टेररिस्ट में। और जैसे हिलेरी क्लिंटन आई थी 2013 में, उसने बोला था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोचते हो कि ये आपको डसेगा, आपके नेबर को डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। तो पाकिस्तान भी विक्टिम है अपनी ही मेडिसिन का। तो ये तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान पैदा हुआ है वो उस आतंकवाद से हुआ जिस आतंकवाद को पनाह दी है पाकिस्तान ने। तो ये कहना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कंडीशन खराब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्राइसिस है तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लेके खैबर पख्तूनख्वा और आप-पाक एरिया में, मगर इसके बावजूद भी आतंकवाद पनप रहा है पीओजे में, और वहां से आतंकवादी भेजने की पूरी कोशिश करेगा पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि किसी तरीके से ये इलेक्शन सक्सेसफुल हो सितंबर के। और दूसरे जो लोगों की
आवाज पीओजे के में आ रही है। वो जो आपको पता होगा, आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, वहां पर लोग आजकल सड़कों पे खड़े हैं, आर पार की लड़ाई है, मरने मारने को तैयार है, वो भारत में मिलना चाहते हैं, तो उसका भी माइंड, उनकी भी अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है। जब बात आपने बोली कि भाई आपकी इतनी बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी, तो इन्फिल्ट्रेशन कैसे, अगर आप इसको समझें तो आपका तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान हरदम उंगली उठाता है कि इनकी बेसिस अफगानिस्तान में है और ये अफगानिस्तान से आते हैं, अटैक करते हैं, तो आप उनको रोक क्यों नहीं लेते आप अपने बॉर्डर पे? इतना आसान नहीं है, मैंने बहुत करीब से देखा है। इन्फिल्ट्रेशन को जीरो करना बड़ा मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लम होती है, इतना आसान नहीं है, हर 1 फीट पे बंदा नहीं खड़ा हो सकता। तो यह सच्चाई है कि कुछ भी हो, पाकिस्तान की खुद की हालात बहुत खराब हैं, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोल्ड है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बोल्ड है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, बाकी हालात खराब है, इन्फ्लेशन बहुत है, मगर मुझे लगता नहीं पाकिस्तान की ISRI और आर्मी आतंकवाद का साथ छोड़ेगी, वो आतंकवाद को भेजती रहेगी। और इसीलिए अभी भारत के अंदर आवाजें उठ रही हैं 3-4, वो कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा ही है तो ये जो सीज फायर किया था 2021 में, इसको आप तोड़ें, क्योंकि इसमें भारत का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भारत के पास और काबिलियत तो क्षमता है, वो तो फायर करेगा, उसके पास इकॉनमी अच्छी है। पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छी नहीं है, पाकिस्तान अपना फायर का जवाब फायर से नहीं दे पाएगा, मगर अब वो कर क्या रहा है, उसकी पोस्टें जो इन्फिल्ट्रेशन करती हैं उसको पनिशमेंट नहीं करते, पहले वो पोस्टों को बर्बाद किया जाता है। और दूसरा ये भी आवाज उठ रही है कि अगर आतंकवादियों का पता लगता है कि जिनका गढ़ है, तो उसको बर्बाद करें, क्योंकि अभी तो हमारे पास रफेल है जिसके अंदर स्कैल्प मिसाइल है। क्योंकि यही बात अगर आप देखें तो पाकिस्तान भी बोल रहा है कि अफगानिस्तान को कि अगर वहां बेसिस हैं तो हम अंदर जाएंगे, हम उसको स्ट्राइक करें। कहने का मतलब ये प्रॉब्लम पाकिस्तान को समझनी चाहिए, ये जो बीज पाकिस्तान बो रहा है या बोया था, अब उसको काटना पड़ेगा। अगर आप आतंकवाद को पनाह देंगे, गुड और बैड टेररिस्ट के बीच में फर्क करेंगे, तो आतंकवाद तो खोखला कर देगा। आतंकवादी आतंकवादी है, और मुझे लगता है ये समझना चाहिए। ये समझना कि पाकिस्तान अब इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये मैं कतई नहीं मानता, क्योंकि मैं खुद वहां सर्व कर चुका हूं। पाकिस्तान की 100% इन्वॉल्वमेंट है, ISI इन्वॉल्व है, और आज पाकिस्तान खुद भी विक्टिम है, इसमें भी कोई शक नहीं। और इसीलिए आज खैबर पख्तूनख्वा, पाक और बलूचिस्तान का एरिया बहुत एक्टिव है, और आज पाकिस्तान अफगानिस्तान को ब्लेम कर रहा है। फकर बिल्कुल। और ये एक तरफ ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया पाकिस्तान कर रहे हैं, वेस्टर्न पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान कर रहे हैं, लेकिन ब्लेम गेम ही चल रही है। कोई सोल्यूशन मेरे ख्याल में कोई नहीं निकालता। बात हर कोई करता है, और आप भी कह रहे हैं कि सीज फायर, तो सीज फायर जब नहीं था तो तब भी हालात ख़राब थे। अब अगर दोबारा नहीं होगा तो मुझे नहीं पता कि उससे हालात बेहतर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, क्योंकि सोल्जर रह चुके हैं तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन खैर एनीवे, देखते हैं क्या करता है अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ, या पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ क्या करता है, और इंडिया और पाकिस्तान आपस में क्या करते हैं। ये आइंदा का वक्त बताएगा। जनरल साहब, थोड़ा सा रुख करते हैं मॉस्को का। और इस वक्त यूक्रेन वॉर के बाद जो प्राइम मिनिस्टर हैं, थर्ड टाइम के लिए वो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उसके बाद उनका ये बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है मॉस्को का। क्या देख रहे हैं कि क्या चीज़ें हो सकती है यूक्रेन वॉर के हवाले से भी, और इसके अलावा सुनने में ये आ रहा है कि काफ़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में मजीद इजाफे के लिए कोशिशें हो रही हैं दोनों कंट्रीज में। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि भारत और रूस के रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही ये कहें कि हरदम बहुत नजदीक रहे हैं, और 1971 के बाद इस जो रिलेशनशिप में बढ़ावा हुआ है, बाकी देशों के रिलेशनशिप में अप एंड डाउन हुआ है, मगर भारत और रूस के रिलेशनशिप हरदम बढ़ते गए। और ये भी सच्चाई है कि प्रधानमंत्री पहली बार विजिट कर रहे हैं थर्ड टर्म में, प्राइम मिनिस्टर की ओथ लेके बायलैटरली। वैसे तो वो G7 में गए तो वो मल्टीलैटरल था। सेकंड जो है कि जब से रशिया यूक्रेन लड़ाई हुई है उसके बाद भी पहली बार ही रूस जा रहे हैं। बिल्कुल। मगर भारत और रूस के जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसकी वजह है, एक तो ये जो मीटिंग है ये एनुअल मीटिंग है। 2000 के बाद भारत और रूस के बीच में हर साल एक मीटिंग होती है। एक बार वो मीटिंग भारत में होती है, एक रूस में होती है। और ये जो मीटिंग थी 2-3 साल में नहीं हो पाई थी, पहले कोविड के कारण, फिर लड़ाई जो रशिया यूक्रेन की चली हुई थी। मगर अब भारत के प्रधानमंत्री गए हैं,
तो ये हमें समझना पड़ेगा कि इसके क्या मायने हैं, इसमें क्या क्या होने वाला है। देखो ये सच्चाई है कि आज रूस एक आइसोलेटेड हो गया है, क्योंकि उस रशिया यूक्रेन वॉर में उसके पास कोई खास दोस्त नहीं। उसके पास ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, चीन है, बेलारूस है। मगर यह सच्चाई है भारत के साथ रूस के हरदम रिलेशनशिप अच्छे रहे हैं, और भारत समझता है कि रूस एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और भारत ये भी है कि अमेरिका भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, यूरोप के साथ भी भारत के अच्छे रिलेशन हैं, और इसी प्रकार से मिडिल ईस्ट में भी भारत के अच्छे हैं, ईरान से भी अच्छे हैं, इजराइल से। तो अब इसको जो भारत की वजह क्या है जाने की, अभी प्रधानमंत्री एक तो वो बैलेंसिंग एक्ट करना चाहते हैं, वो ये भी दिखाना चाहते हैं कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्री जो यूरोप है और अमेरिका को, कि भारत जो है वो एक न्यूट्रल स्टैंड लिया रशिया यूक्रेन वॉर में। भारत जो है रूस के साथ भी खड़ा है, भारत जो है अमेरिका के साथ भी खड़ा है। ये बैलेंसिंग एक्ट हमारे लिए इसलिए ज्यादा है कि बदलता हुआ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, मल्टीपोलर है, कि हम नहीं चाहते कि रूस और चीन के रिलेशनशिप और गहरे हों, और रूस कहीं ना कहीं बिल्कुल चीन की तरफ टिल्ट हो जाए। तो इसलिए हमें हरदम ये ध्यान रखना है, इसलिए प्रधानमंत्री का वहां पर्सनल जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और रूस के जो रिलेशनशिप है उसके अंदर गरमाइश रहनी चाहिए, क्योंकि अभी भी भारत और चीन की जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो अभी भी है। लद्दाख के अंदर 50,000 के करीब जो सैनिक दोनों तरफ से आईबॉल टू आईबॉल ऑलमोस्ट है। तो ये सच्चाई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एक और चीजों के लिए भारत के लिए रूस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सच्चाई है, जब रशिया यूक्रेन लड़ाई हुई तो भारत जो है 2% से 3% के करीब ऑयल लेता था रूस से, मगर अब हम 40% वहां से ऑयल ले रहे, और वो भी एक डिस्काउंटेड रेट पे ले रहे। तो ये भारत की इकोनॉमी के ऊपर बहुत पॉजिटिव असर पड़ा है, और इसको भी रूपी रूबल में ले रहे हैं। ये सच्चाई है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कोई देश अगर ले रहा था कि वो है चीन, और इसके बिनिस्बत की कोई इकोनॉमिक सैंक्शन जबकि दूसरे देश डर के मारे नहीं ले रहे थे रूस से। मगर यह भी सच्चाई है कि इसके अंदर कोई इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं लगाई थी अमेरिका ने, जिसको काटसा बोलते हैं, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, क्योंकि ज्यादातर ऑयल रूस का यूरोप में जा रहा था। तो इसका फायदा उठाया है भारत ने भी, और भारत 40% वहां से ऑयल ले रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत के जो 60 से 70% जो वेपन थे वो हमारे रूस से मिलते थे, मगर हाँ ये सच्चाई है अब वो घट गए हैं, 30-35% है, क्योंकि अब भारत अपने हथियार खुद बनाता है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, और यह भी है कि भारत अपने ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए बनाने लगा। जिस प्रकार से हमने ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को दी, वियतनाम को दी, उसके बाद मलेशिया भी चाहता, तेजस मार्क 1 और 2 की भी डिमांड है, उसके बाद हमारी आकाश मिसाइल, नाग मिसाइल। तो भारत अपने हथियार खुद बना रहा है और दूसरों को दे रहा है, मगर अभी भी हम 30 से 35% डिपेंडेंट है रूस पे, स्पेशली जो पुराने हथियार हमारे मिक्स सीरीज के एयरक्राफ्ट हुए या टैंक हुए, तो हमें स्पेयर पार्ट चाहिए वहां से। तो हमारे रिलेशनशिप बहुत जरूरी हैं। हम आगे भी हो सकता है सुकोई 57 के ऊपर बातचीत हो, एक मैंगो जो मिसाइल है उसके ऊपर बात हो, AK-203 जो असॉल्ट राइफल है वो 35,000 के करीब जॉइंट प्रोटेक्शन हुई है। तो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भारत और रूस हरदम बहुत नजदीक हैं, और बड़ा जरूरी है भारत और रूस के रिलेशनशिप बरकरार रखे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज जिस प्रकार से मैंने एनर्जी का बताया कि ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद फर्टिलाइजर बहुत है। इसीलिए हमने जो चेन्नई से लेके व्लादिवोस्टॉक जो एक प्रकार मैरीटाइम कॉरिडोर है उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इंडो पैसिफिक से होके जाए, तो हमारा जो ट्रेड है वो ज्यादा हो। क्योंकि आज की तारीख में हमारा कॉज ऑफ कंसर्न है कि हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है, कि अभी करीब करीब $65 बिलियन का ट्रेड है दोनों देशों में, मगर 60 से 61 जो बिलियन डॉलर है वो रूस एक्सपोर्ट करता है भारत को, स्पेशली ऑयल, उसके कारण ये ज्यादा है। और भारत करीब करीब $5 बिलियन ही एक्सपोर्ट करता है। इसलिए भारत चाहता है कि अब जैसे सर्विसिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, फार्मास्यूटिकल है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, वो हम रूस में दें, जिससे ये ट्रेड इम्बैलेंस खत्म हो। और
भारत जो है के अंदर रूस इन्वेस्टमेंट भी करे, जिससे जो पैसा लगाएगा वो रुपी को कर सकता है, क्योंकि रुपी रूबल में अगर हमने ट्रेड करना है तो फिर बैलेंस होना चाहिए ट्रेड में, अगर एक तरफा हुआ तो फिर नहीं होगा। तो मुझे लगता है इस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत होगी। तीसरा है भारत बातचीत और रूस की ओर से रशिया यूक्रेन लड़ाई में, जी बिल्कुल। ये भी सच्चाई है कि जो भारत है उसने एक बहुत ही मेच्योर डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया है, और उसने रूस के ऊपर डायरेक्ट कभी उंगली नहीं उठाई, एक प्रकार न्यूट्रल स्टैंड लिया रशिया यूक्रेन। जी मगर यह भी सच्चाई है कि भारत के प्रधानमंत्री ही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसने समरकंद में जो एससीओ मीटिंग थी 2022 में, तो पुतिन की आंखों में आंखें डाल के बोला था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार, और लड़ाई बंद होनी चाहिए, डायलॉग और डिप्लोमेसी से इसका सोल्यूशन नहीं। तो कहने का मतलब है रशिया यूक्रेन लड़ाई के अंदर भारत एक अच्छी पहल कर सकता है, एक फैसिलिटेटर बन सकता है कि यह लड़ाई बंद होनी चाहिए, क्योंकि यह लड़ाई जो है पूरे वर्ल्ड के लिए एक प्रकार से बहुत घातक सिद्ध हो रही है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिगमगा गई है, क्योंकि फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल सबकी कीमतें बढ़ गई। तो इसके ऊपर भी मुझे लगता है बातचीत हो सकती है। इसके बाद हमारा एक और इम्पोर्टेंट चीज है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो हमने चाबार से रूट बनाया है, जो कि बाईपास करके पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाता है, सेंट्रल एशियन स्टेट जाता है, और फिर वो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को कनेक्ट करता है ईस्ट यूरोप को और रूस को। मुझे लगता है उस पर भी बातचीत काफी होगी, क्योंकि वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो रूस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो एक भारत के लिए भी ट्रेड रूट बन सकता है, और वो रूस के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो कनेक्ट करता है इसकी जो कि अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन की जो ये सॉफ्ट स्टेट थी, जो कि सॉफ्ट वैली मानी जाती है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट, उस पर भी बातचीत होगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे बातचीत होने के चांसेस हैं कि कुछ एक भारत के जवान जो नागरिक हैं उनको फुसला के कुछ एजेंट लेके गए हैं रूस के अंदर, और वो उनको यूज कर रहे हैं एज अ सोल्जर, और वो लड़ाई में इनको भाग करा रहे हैं। तो भारत ने इसके ऊपर चिंता जाहिर की है, भारत चाहता है इनको वापस भेजा जाए, इनको गलत बता के लिया गया है कि आप एक प्रकार से हेल्पर होंगे, और उनको फिर आग में झोंक दिया गया है। तो वो भी एक प्रकार से जो है बातचीत होगी। तो और दूसरा जो मैंने बताया था जॉइंट प्रोटेक्शन की बात हो रही है, वेपन्स की, मैंगो मिसाइल की, सुखोई M57, उसके ऊपर भी बात होगी। बाकी क्या होगा वो कल होगा, क्योंकि आज जो है एक प्रकार से प्रधानमंत्री गए हैं, तो आज की जो मीटिंग है वो एक प्रकार से पर्सनल 1-to-1 डिनर है पुतिन के साथ। एग्जैक्टली और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, और काफ़ी सारे चांसेस है कि ये हो, क्योंकि इंडिया और रशिया की जो पार्टनरशिप है वो बहुत पुरानी है, आज की नहीं है कि अभी की या 5 साल 10 साल पुरानी नहीं है, बल्कि तकरीबन पार्टीशन जब से हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, तो उस वक्त से लेके अभी तक एक अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और इंडिया ये वर्ड यूज़ करता है कि टेस्टेड फ्रेंड है हमारा, तो बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक दूसरे की जो टेक्नोलॉजीज़ है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हैं या बाकी चीज़ें हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। खैर, कॉरिडोर्स की बात अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जब आस्ताना में थे वो भी कर रहे थे, लेकिन कौन करता है और कौन सिर्फ बोलता है, ये फर्क है। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मैं एक और चीज बताऊंगा फकर, अभी जब भारत के प्रधानमंत्री रूस गए उसी टाइम नेटो की भी मीटिंग हो रही है, और 75 ईयर्स और नेटो के जो कि वाशिंगटन में है, तो ये भी एक कोइंसिडेंस है। मगर मुझे लगता है कि अमेरिका भी इस चीज को समझता है कि अगर भारत और रूस के रिलेशनशिप हैं तो एक प्रकार से लिंक है कि कल को अगर कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर सकता है रूस को इस लड़ाई बंद कराने के लिए, तो भारत कर सकता है। जब चीन और रूस नजदीक आते हैं तो वो कॉज ऑफ कंसर्न है, वो कॉज ऑफ कंसर्न है यूरोप और नाटो को। इतना कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है जबकि भारत और रूस आते हैं, क्योंकि एक तो वो समझते हैं कि भारत का डिपेंडेंस है ऑयल का भी और वेपन का, दूसरा वो समझते हैं भारत एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है रशिया यूक्रेन वॉर में, क्योंकि उसने जो है उसके रिलेशनशिप यूरोप के साथ में, स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका के भी हैं, जेलेंस्की से भी मिले, तो मुझे लगता है उसको इतना नेगेटिवली नहीं देखा जाता, उसको अभी भी देखा जाता है कि हो
अगर आप कोई एक चैनल ओपन रखें, ये चैनल ओपन है कि भारत पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है रूस को, स्पेशली रशिया यूक्रेन लड़ाई के लिए। फकत बिल्कुल सही और थैंक यू वेरी मच जनरल साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अमेरिका का रिस्पॉन्स भी मेरे ख़्याल आएगा कि वो क्या कहते हैं या क्या नहीं बोलते या खामोश रहते हैं, ये हमें पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन आपके टाइम का एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू थैंक यू फकत। सर, थैंक यू वेरी मच।